बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे चाइना और इंडिया के रिलेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि चाइना और इंडिया के रिलेशन को समझना क्यों ज़रूरी है। तो वाई it is important to study this relation. सबसे पहली बात है कि चाइना और इंडिया एक बिग साइज कॉन्टिनेंटल टाइप कंट्रीज हैं। इनका रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा है। और दूसरी बात ये है कि 1820 तक सिंस फर्स्ट ट्रीटी से 1820 तक चाइना एंड इंडिया इकोनॉमीज जो थी, दोनों मुल्कों की जो इकोनॉमीज थी मोर देन 50% of the total economy of the world। 1800 साल तक चाइना और इंडिया की इकोनॉमी कंबाइन में मुश्तरका तौर पे दुनिया की इकोनॉमीज का मोर देन 50% थी। मतलब दुनिया में जितना प्रोड्यूस हो रहा था, प्रोडक्शन हो रही थी, इन दोनों मुल्कों की जो है ना प्रोडक्शन और इनके पास जितना मालो मता और पैसे थे वो ज़्यादा थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चाइना और इंडिया दोनों एक सिविलाइजेशन जो है ना, सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है। आपने सुना होगा चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है और अहम रही हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दोनों मुल्क जो है ना हिस्टोरिकली आपस में एक दूसरे के नेबर भी हैं। और तो इस हवाले से इन दोनों मुल्कों को विद द पैसेज ऑफ टाइम समझना बहुत ज़रूरी हो गया। तो दूसरा, इंडियन मेडिसन, इंडियन फूड, इंडियन ड्रेसेस, इसी तरह चाइनीज़ मेडिसन, चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ ड्रेसेस, तो ये सब जो सारी सिविलाइजेशन थी वाज एट द फोरफ्रंट। इस तरह इंडियन सिविलाइजेशन एट वाज द फोरफ्रंट। तो इस हवाले से हम जो है ना हमारे लिए ये जो है ना इसका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी पर्सपेक्टिव को मौजूदा ज़माने की बात करें तो मौजूदा ज़माने में भी जैसे आपको पता है कि अब चाइनीज़ और इंडियन इकोनॉमी जो है ना दोबारा ग्रो कर रही है। और जैसे जैसे वो ग्रो कर रही हैं तो मिलिट्री पावर भी इनकी बढ़ेगी। जब मिलिट्री पावर बढ़ेगी तो असर रसूख भी बढ़ेगा। तो जो है ना जो पुराना जिस तरह की हिस्ट्री में था ये पावरफुल कंट्री है, इसी तरह दोबारा वो उसी स्टेज की तरफ रिवर्ट हो रही है ये दोनों मुल्क। तो जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि दोनों जो है ना बरे-ए-आज़म एशिया में वाक़ हैं। तो इस हवाले से भी जो है ना ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप बरे-ए-आज़म एशिया या एशियन कॉन्टिनेंट की जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो इस हवाले से भी चाइना और इंडिया एक अहम किरदार है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको इसका जो है ना ये बता दिया कि इसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। तो दूसरी सबसे अहम बात, अब थोड़ा सा हम इनका जो रिलेशन है हिस्टोरिकल देख लेते हैं कि किस तरह की इसके आपस में हिस्ट्री में कैसे रहे हैं और किस तरह ये ऑपरेट होते थे। चाइना और इंडिया, अगर आप मैप देखें इसमें तो चाइना जो है, इंडिया, ये आपस में काफ़ी दूर है। अगर आप
है तो ये नेबर लेबर, लेकिन इसमें तिब्बत आता है, तिब्बत बहुत बड़ा इलाका है, उससे आगे आगे जो हन चाइनीज़ इलाके वो शुरू होते हैं। तो इस तरह इनका जो राब्ता इस तरह डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन बहसीयत स्टेट आपस में इनका रिलेशंस था। तो अगर हम इसका पुराना देखें तो एंशियंट सिल्क रूट था, जो एंशियंट सिल्क रूट में इंडिया बड़ा अहम किरदार रखता था। यहाँ से चाइना से सिल्क आती थी इंडिया की तरफ, और इंडिया से जो है ना स्पाइसेस और इस तरह की चीज़ें। तो जो ट्रेड रूट्स थे उसमें आपस में इन दोनों मुल्कों का कनेक्शन है था। तो इस हवाले से इनका आपस में जो है ना ट्रेड रिलेशंस की वजह से, एंशियंट सिल्क रूट की वजह से आपस में रब्ता रहा। इस तरह नहीं हम कह सकते कि जो है ना इनका आपस में रब्ता कमज़ोर था, इनका आपस में रब्ता रहा। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इनका जो है ना एंशियंट सिल्क रूट जो है ना वो ज़वाल पजीर होती गई। तो जो है ना उसी तरह थोड़ा थोड़ा ये आप इनका कमज़ोर भी हो गया। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि एंशियंट सिल्क रूट। और तीसरा जो आपस में इनका एक मजहबी हवाले से भी लिंक बनता है। जैसे कि आपको पता है कि जो बुद्धिस्ट चाइना में बुद्धिस्ट काफ़ी अक्सरियत से रहते हैं। तो जो है ना इस तरह जापान में, पूरे ईस्ट एशिया में बुद्धिस्ट मज़हब को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। दिस मज़हब या बुद्धिस्ट जो रिलीजन था वो बेसिकली इंडिया से आया। तो एक हवाले से जैसा कि इंडियंस डिप्लोमेट्स या इंडियन सियासतदान तो हमेशा इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं कि जो है ना बुद्धिस्ट जो है ना रिलीजन वो इंडिया से जो है ना दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों और चाइना में भी फैला। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो जो है ना इंडिया से चाइना गए, चाइना से इंडिया आते थे। और एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटियों में एक बिहार में एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये चाइनीज सिटी है अभी। तो आपस में इनका रिलेशन जो है ना इस तरह डेवलप हुआ। तो इस तरह लोगों का जो है ना पीपल टू पीपल जो है ना लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट था ये बुद्धिस्ट जो है ना रिलीजन, और इसको इन दोनों मुल्कों को इसने बहुत ज़्यादा बाइंड किया। जैसे जैसे कि अब हम आते आ गया सिख रिलीजन, सिख गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के ऊपर सिखों की भी गवर्नमेंट थी। तो अब सिखों की जो है ना तिब्बत तक भी गवर्नमेंट पहुंची। तो जब सिख जो है गवर्नमेंट की जो बॉर्डर है उनके साथ इंडिया के साथ लगने शुरू हुए, तो क्लैश डेवलप हुआ। तो ये जो है ना तो इस तरह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन जो है ना एक आप इस तरह कह लें कि इस ऐसे पहले तो आपको कभी नज़र नहीं आएगा इस तरह की जो लड़ाई या जंग, लेकिन ये एक छोटा सा जो है ना आगे असल जो है ना ओपियम वॉर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओपियम वॉर बेसिकली ऐसी जगह हैं जो चाइना में लड़ी गई 1842 और 1860। तो ये इसमें होता यूँ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाइना से मुख्तलिफ चीज़ें मंगवाती थी, और इन रिटर्न मतलब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि चाइना हर चीज़ प्रोड्यूस कर रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाइना एक ह्यूज बड़ा मुल्क था और एक इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन थी। तो अब ये हुआ कि यहाँ से सिलक जा रहा है, चाइना से मुख्तलिफ चीज़ें जा रही हैं। तो दूसरा क्या हुआ कि इन रिटर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि इन रिटर्न, क्योंकि पहले इस तरह करेंसी नहीं होती थी। तो वो आपस में उन्होंने फिर क्या किया कि जो चाइनीज़ बादशाह था वो उसने कहा कि जो है ना हम नेक्स्ट जो आता है ओपियम वार है। ओपियम
वार का जो है ना बेसिकली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट के दरमियान जो है ना लड़ी गई, लेकिन इंडिया का इसके साथ बहुत ज़्यादा तल्लक है। वो इस वजह से कि उस वक्त इंडिया के ऊपर जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की ब्रिटिश एम्पायर की गवर्नमेंट थी। तो हुआ यूँ कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी वो मुख्तलिफ़ चीज़ें भेजती थी, जिसमें जो है ना सिल्क थी सबसे इम्पोर्टेंट। तो इन रिटर्न क्या हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि वो जो है ना बार्टर सिस्टम में ना जो है वो बेच सके इनको चाइनीज़ को। तो चाइनीज़ ने तो इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे चाइनीज़ लोगों को ओपियम की काश्त कर, जो ज़्यादातर कलकत्ता और जो है ना बंगाल और इस तरह के साउथ इंडिया में होती थी, वहाँ से ये काश्त करके इन्होंने बेचनी शुरू कर दी चाइना के अंदर। जब चाइना के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से तो एज ए बार्टर, तो जब एकदम क्या हुआ कि चाइनीज़ जो एम्परर था उसने पाबंदी लगा दी ओपियम के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रिटिश की जो ट्रेड थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। तो इस हवाले से ओपियम वार स्टार्ट हुई है 1842 में, और ये काफ़ी 2-3 जंगें लड़ी गई है 1859-60 में। तो हुआ यूँ कि इसमें जो है ना चाइना को शिकस्त हुई, चाइना ने जो है ना जंग हार गई। तो उसके बाद ये जो जब जंग हारी तो चाइना की बहुत ज़्यादा पोर्ट्स थी जो वो जो है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुंतकिल हो गई, जैसे पता है मकाओ, हांगकॉन्ग, इस तरह की। तो इसमें ज़्यादातर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ने वाले सिपाही आए थे वो ज़्यादा पंजाब रेजिमेंट के लोग थे, जिसमें सिख बहुत ज़्यादा थे। तो इस हवाले से भी जो है ना एक थोड़ा सा आपको लिंक जो है ना डेवलप होता है। दूसरा जो है ना चाइनीज़ इस बात पे जो है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं, बड़े डेरोगेटिव लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं इंडियंस के लिए। इनको कहते हैं कि ऐसे रनिंग डॉग्स ऑफ इंपीरियलिज्म या इंपीरियलिज्म। तो ये चाइनीज़ इस बात पे इंडियंस को ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि ये जो इंपीरियलिस्ट थे, जो ब्रिटिश थे, ये इनके जो है ना ये हमेशा एक जो है ना इनके पॉन के तौर पे इंडियंस ने रिएक्ट किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ओपियम वॉर में भी ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा सिपाही इंडिया से गए थे, और इसी तरह जो है ना ब्रिटिश हांगकॉन्ग में बहुत ज़्यादा जो है इंडियन उस टाइम जो जब अटैक हुआ, तो ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो आपको ज़्यादा प्रभाव तो नहीं मिलेगा इंडिया और चाइना के रिलेशन में, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लिंक जो है ना ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया, एंशिएंट बुद्धिस्ट रिलीजन, सिख गवर्नमेंट की जब उनके साथ चाइनीज़ के साथ हुई तिब्बत, ओपियम वॉर और रनिंग डॉग्स, मतलब ये चाइनीज़ ये समझते थे कि इंडियन जो है ना एम्पीरियलिस्ट थे, जो कॉलोनियलिस्ट, उनके जो है ना मददगार और हेल्पर्स होते हैं। तो एंड पे जो है ना साउथ एक और भी छोटा सा लिंक मिलता है कि साउथ इंडिया में कोई किंग्स थे, 2 किंग्स की आपस में लड़ाई हुई। तो जो है ना एक किंग ने उस टाइम के जो चाइनीज़ एम्परर था उसको जो है ना हेल्प के लिए कॉल किया। तो इस तरह करके जो है ना आप एक इस तरह ये अगर सबसे बड़ा फर्क जो आपको नज़र आएगा चाइना में, ये इस तरह नहीं है जैसे हम देखते हैं इंडिया और अफगानिस्तान का। ये तो एक ऐसे एक रेगुलर रिलेशन है ना, लेकिन ये आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कम सुनने को मिलेगा। लेकिन ये हकीकत है कि ये जो है ना इस आपस में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा रिलेशन तो नहीं था, लेकिन छोटे छोटे लिंक थे। मतलब इसमें से आप कह सकते हैं कि बिजनेस भी था, रिलीजन भी था, वॉर भी थी, और जो है ना इलीगल ट्रेड भी थी जैसे ओपियम वॉर की सूरत में, और जियोपॉलिटिक्स। तो कुछ ना कुछ जो है ना इंडिया और चाइना का आपस में लिंक रहा।
अब जो है ना आगे, ये तो आपको मैंने बता दिया कि हिस्टोरिकल जो इनके रिलेशंस कैसे थे। ठीक, वो नहीं वो, अच्छा आगे आगे मॉडर्न रिलेशंस। ये मैं आपको थोड़ी सी मॉडर्न रिलेशन की हिस्ट्री बताऊंगा कि मॉडर्न रिलेशन डेवलप कैसे हुए और किस सोच पे डेवलप हुए, कैसे डेवलप हुए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम मुख्तलिफ बुक्स का मुताला करें अच्छे अच्छे राइटर्स की, तो बहुत ज़्यादा ने इस बात पे जब जोर दिया कि जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए, तो उसको वक्त जब छोड़ के गए तो उस वक्त जो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी नेबर्स के साथ इंडिया में रहते हुए, तो वो सारी कलोनियल माइंडसेट कि मतलब जैसे आप देखें कश्मीर का मसला मान लीजिए छोड़ गए, हर जहाँ जहाँ पे भी गए कोई ना कोई मसला। इसी तरह उनकी जो है ना ब्रिटिश की पॉलिसी थी जो इंडिया की तरफ थी, जो इसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट से या मतलब ज़मीनी बॉर्डर के, वो सारी जो है ना कलोनियल माइंडसेट की थी। अब बहुत ज़्यादा राइटर, इवन के इंडियन राइटर्स भी कहते हैं कि नेहरू ने जब इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, नेहरू की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने जो है ना वही ट्रेडिशन adopted the tradition of imperialist। तो imperialist थे, उनका मकसद मसले और मसलों को हल करना नहीं था, उनका मकसद था मसलों को क्रिएट करना। तो इस हवाले से नेहरू ने, जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बना इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसने इस जो कॉलोनियलिस्ट की पॉलिसी थी उसको छोड़ा नहीं, उसको मसले को जो है ना, इस पे इंडियन राइटर्स और इंडियन जो है ना बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं। तो नेहरू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये है ना, जैसा कि इंडियन जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है, आगे अक्साई चीन, तो ये नेहरू ने जो है ना इस तरह आगे, जब जैसे जैसे ये पॉलिसी अपनाई, ये थी बॉर्डर डिस्प्यूट की। तो अगर आप देखें तो यही जो है ना इंडिया और चाइना की जो कॉलोनियल लेगेसी थी बॉर्डर डिस्प्यूट्स की, इससे आगे चल के इंडिया और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट किए और अभी तक वो मसले हैं। और मतलब कॉलोनियल जो शॉर्ट कमिंग्स थी, कॉलोनियल जो चीज़ें थी, वो जो है ना वही पॉलिसी अपनाई गई और उसी पॉलिसी ने इंडिया और चाइना के रिलेशन को अभी तक जो है ना उस लेवल पे नहीं आए हैं जिस लेवल पे आने चाहिए थे। तो एक तो ये हो गया बॉर्डर डिस्प्यूट्स जैसे। तो फिर आगे जैसे चलते हैं, तो यही जो है ना बॉर्डर डिस्प्यूट आगे 1962 में इंडिया और चाइना की जो आप उसको, वैसे तो यहाँ पे तो जंग कहा जाता है, लेकिन ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स कहते हैं। ये लार्ज स्केल वॉर नहीं थी, बॉर्डर डिस्प्यूट था। ये भी इसी बेस पे हुई बॉर्डर जो है ना कि इंडियन जो है ना चाइनीज ने आगे मूवमेंट की, तो जो है ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी में तो आपस में ये स्टार्ट हो गया। तो आगे हम देखें कि जैसे जैसे इनमें हालातों की तब्दीली थी, वहाँ पे कुछ हद तक क्योंकि नेहरू सोशलिज्म में बिलीव करता था, उसके बाद जो है ना चाइना तो है ही कम्युनिस्ट था, तो इनमें आपस में कुछ कोऑपरेशन भी, जैसे आपको नजर आएगा 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ऑफ पीसफुल, तो
बेसिकली ये जो है ना, ये एक मुश्तरका बेस थी चाइना और इंडिया के दरमियान। तो जैसा कि आपको पता है कि उस वक्त नई नई कंट्रीज आज़ाद हो रही थी कलोनियलिज्म से, तो ये नॉन इंटरवेंशन, इस तरह के रूल्स के आपस में इंसाई के जो है ना उसमें इंटरवेन ना किया जाए। तो जैसे आपको बेंगलुरु कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी चाइना और इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया। सिर्फ ये था कि उस वक्त एक वेव चली हुई थी पैन एशियनिज्म की, कि एशिया फॉर एशियंस, तो उसमें ये इंडिया चाइना बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री, तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो ये जो पॉलिसी थी 5 प्रिंसेस, ये अभी भी चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी में इसको बहुत ज़्यादा जो है ना एक अहम डॉक्यूमेंट के तौर पे माना जाता है और इस पॉलिसी को फॉलो भी किया जाता है। आगे जो है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर अभी हालिया जो इनका डिस्प्यूट हुआ 2017 में डोकलाम में, इसको कहते हैं डोकलाम इंसिडेंट। डोकलाम जो है ना बेसिकली इंडियन टेरिटरी नहीं है, ये भूटान की टेरिटरी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इंडिया और भूटान के आपस में, इंडिया जो भूटान के फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस है वो इंडिया के पास है। तो आप इस तरह जाएंगे, इस तरह एक क्लाइंट स्टेट टाइप है। तो अब चाइनीज़ ट्रूप्स ने आगे मूवमेंट की, इंडियन जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि भूटान के, तो इंडिया ने इसको रिस्पॉन्स किया। तो बहरहाल बाद में सीज फायर हो गया, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई, लेकिन उसको बाद में ख़त्म कर दिया गया। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये भी एक जो है ना एक सोर थ्रोट्स, मतलब एक सोर डॉट्स हैं जो इंडियन और चाइना के रिलेशन के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है ना तिब्बत का है। तिब्बत बेसिकली हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये हमेशा सेपरेट रहा, लेकिन बाद में चाइनीज़ गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने कब्जा कर लिया। इंडिया ये समझता था कि तिब्बत को एक बफर जोन होना चाहिए चाइना के दरमियान और जो है ना इंडिया के दरमियान। तो तिब्बत में वहाँ पे जो ज़्यादा बड़ा मज़हब बुद्धिस्ट है, तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट का मजहबी सबसे बड़ा पेश को दलाई लामा कहते हैं। तो उस वक्त हुआ कि जब 59 में चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली, बगावत की, तो उस वक्त जो दलाई लामा था वो भाग के इंडिया में आ गया। तो जब इंडिया में आया तो जो है ना आपस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो है ना इस बात को मानने के लिए तैयार थे कि कोई जो है ना हमारे जो जिसने हमारी स्टेट से बगावत की वो कोई दूसरा मुल्क। तो अभी तक आप देखें तो अभी तक जो दलाई लामा है वो धर्मशाला जो इंडिया में रह रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको जो है ना प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसको, पॉलिटिकल सपोर्ट और हर तरह की। और इस तरह जो जितने भी वहाँ से भागते हैं पॉलिटिकल या रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से, वो सारी इंडिया को जो है ना अपना देता है। तो इस तरह ये जो है ना, क्योंकि वो यहाँ पे बैठ के, इंडिया में बैठ के दलाई लामा चाइना के खिलाफ प्रोपोगेट करता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना आपस में एक दूसरे की टेंशन रहती है। तो इस हवाले से भी दलाई लामा के मसले में भी जो है ना आपस में इस इनका जो है ना, तो और आखिर सबसे बड़ी बात 1950 में इंडिया ने चाइना को एक्सेप्ट किया, और इसके एक्सेप्टेंस से ही इसने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। जैसा कि आपको पता है कि जब नेशनलिस्ट चाइना में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्टों के दरमियान लड़ाई हुई, जिसको सिविल वॉर कहते हैं, तो कम्युनिस्ट थे जो, उन्होंने वो जंग जीत ली। तो उस वक्त जो नेशनलिस्ट थे वो भाग के चले गए ताइवान। ताइवान एक जजीरा आप कहते हैं, मतलब आइसलैंड जिस चारों तरफ से पानी। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट, अब पहले क्या हुआ कि वो उसको पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी वो ताइवान को चाइना की लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती थी। लेकिन जब इंडिया और चाइना के रिलेशन कायम हुए तो 1950s में,
तो इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हम वन चाइना पॉलिसी को बनाते हैं। वन चाइना पॉलिसी ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट ये कहती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मेनलैंड चाइना की गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भी मुल्क ताइवान को और चाइना को बैक वक्त जो है ना तस्लीम नहीं कर सकता। सिर्फ अगर ताइवान को तस्लीम करेगा तो हम उसके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। कोई भी मुल्क जो हमारे साथ रिलेशन रखने का ख्वाह है उसको सिर्फ हमें ही मेनलैंड चाइना की जो कम्युनिस्ट उसको ही तस्लीम करना पड़ेगा, वो फिर ताइवान के साथ रिलेशन नहीं रख सकता। और अगर आप देखें वहाँ से लेके अभी तक, सिंस द इंसेप्शन ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, अभी तक चाइनीज़ जो है ना फॉरेन पॉलिसी का एक अहम जो है ना ये रहा है कि वो इस बात को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं जब भी किसी के साथ रिलेशन, तो वो वन चाइना पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा सख्त कानून है। तो इंडिया नो डाउट वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन बिहाइंड द सीन ताइवान के साथ उसके रिलेशंस हैं और मेंटेन भी करते हैं, इसी तरह जैसे आम टीम सारी होती है। तो और दूसरा इनके इंडिया और चाइना के जो सोर्स है वो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है। पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशन हैं, तो पाकिस्तान चाइना रिलेशन भी चाइना इंडिया रिलेशन में एक आप इस तरह कह लें कि वेरी बैड सपोर्ट है। तो इंडियन ये समझते हैं कि चाइना जो है ना पाकिस्तान को हौसला देता है, पाकिस्तान को पैसे देता है ताकि वो इंडिया को परेशान करे। तो जैसा कि आपको पता है कि 1971 की वॉर हुई और 65 में चाइना ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ये जो आपस का जो रिलेशन है ना, तो इसका भी एक जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है तो चाइना इंडिया के रिलेशन में। और जैसा आपको पता है कश्मीर जो है ना टूटन कहता है इंडिया, तो पाकिस्तान चाइना जो है ना अभी तक पाकिस्तान के स्टांस की बात करता है। तो उस हवाले से भी आगे चाइना साउथ चाइना सी में जो है ना, साउथ चाइना सी जैसे आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट समंदर, तो यहाँ पे जो है ना इंडिया चाइना के जो मुखालिफ कंट्रीज हैं उनकी इसमें ज़्यादा हमायत करता है, उनके स्टांस की ज़्यादा हमायत करता है। जिस तरह चाइना पाकिस्तान में कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की बात करता है, इसी तरह इंडिया साउथ चाइना में इंडिया चाइना के जो अपोजिट है जैसे जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान, इनके लोग इनके मौक़िफ़ की ज़्यादा जो है ना पुरजोश हमायत करता है। तो इस हवाले से जो है ना उसके बाद अगर हम देखें तो मॉडर्न रिलेशन में अब इकोनॉमिक रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी तक एस्टिमेटेड जो है ना मोर देन 100 बिलियन US डॉलर जो है ना आपस में ही ट्रेड हो रही है। नो डाउट इसमें जो है ना चाइना का जो है ना ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। चाइना की जो है ना चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और कम इंपोर्ट ले रहा है, तो उसमें जो है ना इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अभी आप देखें बाज़ मैंने भी 2-3 दफ़ा देखा हुआ है कि इंडियन के टीवी स्टेशन पे चाइनीज़ गुड्स के खिलाफ जो है ना एक वेव आती है कि प्रोपेगेंडा मतलब ये इसको नहीं खरीदना चाहिए, आप इंडियन मेड खरीदें। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि दोनों इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बाइंड है तो इनको आपस में करते हैं। इनके इकोनॉमिक रिलेशन, कल्चर रिलेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे चाइना में बॉलीवुड मूवीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं। और दूसरा इंडियन स्कॉलर्स वहाँ पे पहुँच जाती हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और जो है ना इस तरह की सारी चीज़ें। तो दूसरा जो है ना इंडियन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चाइना में पढ़े हैं, चाइनीज़ स्टूडेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। आपस में इनका चाइनीज़ स्टडी स्टैंडर्ड इंडियन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है। तो एक इस तरह की एजुकेशनल, कल्चरल और जो है ना आप इसे इकोनॉमिक जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है बिजनेसमैन। तो ये आपस का इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। नो डाउट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इतना नहीं होगा, लेकिन जो है ना और दूसरी एफर्ट जो आपको बताऊँ कि अभी वुहान समिट हुई, उसके बाद चेन्नई समिट हुई, दोनों में जो है ना चाइनीज़ ने और इंडिया ने आपस में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को, कल्चरल रिलेशंस को और जो हिस्टोरिकल इनको जो है ना आपस में एक अपग्रेड करने की कोशिश की। तो ये जो है ना
अब आपको पहले बताया कि इम्पोर्टेंट क्यों है, हिस्टोरिकल रिलेशंस क्या है, और तीसरा मॉडर्न इनकी हिस्ट्री क्या है, क्यों किस तरह इकोनॉमिक कल्चरल और तमाम तरह के रिलेशंस। तो इस तरह करके ये जो है ना मॉडर्न